हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर 30 नंबर की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग प्री बोल सकते हैं। एमपीटेट वर्ग 1 वालों का हो चुका है, एमपीटेट ग्रेड 2 वालों का चल रहा है। तो सेम सिलेबस जो 30 नंबर का ग्रेड 1 के लिए सेम एज इट इज़ ग्रेड 2 के लिए। तो जैसे कि एमपीटेट ग्रेड 1 की यहाँ पर जो शिफ्ट हुई है, उसमें जिस भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए उस पेपर की प्रैक्टिस आज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखो, डेफिनेट सी बात है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग आए हैं, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर जो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कई सारे क्वेश्चंस रॉन्ग भी थे, तो उनका राइट आंसर क्या होगा वो भी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। और साथ ही आपको पता भी चल जाएगा कि 30 नंबर का जो पैटर्न है वो कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। साथ ही जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको एग्ज़ाम की अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। ओके, बाकी सारा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी रखा हुआ है, वहाँ से आप सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आपका ऑल अगर हम लोग बात करें तो एमपीटेट वर्ग 2 के लिए सारी टेस्ट सीरीज़ और सोशल साइंस और साइंस के नोट्स अवेलेबल हैं। और पेडागोजी की स्पेसिफिक बात करें तो सीडीपी के कंप्लीट कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, और मैथ्स और साइंस का पेडागोजी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप विजिट कर सकते हैं सारी ही क्लासेस को। चलिए, 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। सेम पैटर्न था, कोई चेंजेस नहीं थे। 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे, फिर आपके हिंदी के क्वेश्चन थे, है ना। फिर इसी में आपका जीके जीए जीएस आ गया, फिर आपका सीडीपी 10 नंबर का था। तो पैटर्न वही है, सारे पेपर में सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन आपसे हर एक शिफ्ट में पूछे गए, मोस्ट प्रोबेबली या तो वो वन वर्ड है या फिर सिनोनिम एंटोनियम है, ठीक है। तो आपको यही तैयारी करनी है कि आपको जितने भी वन वर्ड है, कम से कम 1000 वन वर्ड आपको आने चाहिए। और इसी तरीके से सिनोनिम एंटोनियम की बात करें तो वो भी आपको इतने याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या पूछा गया है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया ताकि वो दो पार्टी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी वाद विवाद है, उसको ख़त्म करे, है ना। उसको अपॉइंट किया गया है कि वो उसको रिजॉल्व करे, उसको इस इशू को सुलझाए। तो बेसिकली ये काम कौन कर सकता है? ऑडिटर कर सकता है, आर्बिट्रेटर कर सकता है, वैल्यूअर कर सकता है, या फिर ब्रोकर कर सकता है। तो ये कार्य है आर्बिट्रेटर का, ठीक है। तो एक आर्बिट्रेटर करता क्या है? An arbitrator serve as a decision making and referee in an arbitrating proceeding much like a judge during a court case। जैसे कोर्ट केस के अंदर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती है और उस पर डिसीजन लिया जाता है। तो इसी तरीके से एक जज की तरह ही एक नाम दिया गया है आर्बिट्रेटर, जो दो लोगों के बीच में जो वाद विवाद होता है उसको सुलझाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए क्या नाम रखा जाएगा? आर्बिट्रेटर रखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इसके लिए एक समानार्थी शब्द आपको बताना है। वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सैक्रिड। मतलब कि यहाँ पर किसी धार्मिक प्लेस पर या किसी पवित्र प्लेस पर अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हैं, वायलेशन, हंगामा वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें होती है ना। सैक्रिड का मतलब होता है ईश्वर या देवता, किसी धर्म से संबंधित। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सैक्रिड। जो सैक्रिड होगा सॉरी, तो अगर वहाँ पर कोई भी मिसयूज़ उस चीज़ का या किसी प्लेस का, जस्ट लाइक एग्जांपल आप देखो ना, कि कोई मंदिर में जाकर चोरी कर रहा है या चर्च में जाकर वहाँ पर किसी चीज़ को चुरा रहा है या वहाँ पर कोई गलत कार्य कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उस चीज़ को कहा जाएगा सैक्रिलेज, ठीक है। तो इसके लिए एक समानार्थी शब्द क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, सैक्रिलेज, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सही थे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना। जहाँ पर भी क्वेश्चन गलत होगा हम मेंशन कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है, मतलब वन वर्ड वाला। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बैगिंग। मतलब बैगिंग मतलब क्या होता है? मांगना, है ना, जस्ट लाइक भीख मांगना। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? एक जगह नहीं रहते हैं, वो इधर से उधर बैग करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए जो है इधर से उधर भटकते रहते हैं, पैसा मांगने के लिए इधर से उधर वो भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार के लिए किस प्रकार इस व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो इस व्यक्ति के लिए वैग्रेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अ पर्सन हु हैज़ नो होम एंड नो जॉब, स्पेशली वन हु आस्क पीपल फॉर मनी। जो पैसे मांगते रहते हैं, जस्ट लाइक भिखारी, जिनको हम लोग बोलते हैं बेगर, राइट। तो बेकार और बेघर तथा दूसरों से पैसा मांगते रहने वाले व्यक्ति को वैग्रेंट यहाँ पर बोला जाता है।
आगे देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इसके लिए एक वन वर्ड आपको बताना है, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन द पास्ट टाइम। आपने अभी पास्ट टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ करी है उसका आप एक रिव्यू ले रहे हैं, है ना। लुकिंग बैक एट द ऑन द पास्ट टाइम, अपने पास्ट में क्या क्या चीज़ें करी, जस्ट लाइक ऐसे आपने देखा होगा मीटिंग्स होती है कि पूरे साल भर आपने क्या क्या करा, अर्थव्यवस्था कितनी सुधरी, है ना। तो उस प्रकार की मीटिंग को क्या बोला जाता है, रेट्रोस्पेक्शन मीटिंग हो रही है ना। जैसे कि आपको एक मैसेज आया कि रेट्रोस्पेक्शन मीटिंग होगी। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अभी पूरे साल भर में या पिछले 6 महीनों में आपने क्या क्या एक्टिविटी करी है, कितनी सुधार किया है अपने काम के अंदर, या क्या क्या इनोवेटिव कार्य किया है, तो उसका रेट्रोस्पेक्शन लिया जाता है ना। तो द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक और रिव्यूइंग पास्ट इवेंट और सिचुएशन स्पेशली दोज इन वंस ऑन लाइफ। आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करी है ना, आप अपने पास्ट में देख रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं, तो रेट्रोस्पेक्शन इसको यहाँ पर बोला जाता है। चलिए, सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, स्कार्स। इसका एंटोनियम यहाँ पर क्या होता है, जस्ट लाइक नॉट एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, हार्ड टू फाइंड। मतलब ऐसी चीज़ जो दुर्लभ है, जो नहीं देखी गई है ना, या अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो, एक तो ऐसी चीज़ जो उपलब्ध नहीं है, और एक ऐसी चीज़ जो उसकी बहुत अधिकता होगी, है ना। हिंदी में देखें तो एक तो विरल है, और एक ऐसी जो हर जगह उपस्थित है ना, सभी जगह अवेलेबल है। तो इसका इंग्लिश में देखें तो प्लेंटीफुल हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, प्लेंटीफुल। मतलब उस चीज़ की क्या हो गई है, प्लेंटी हो गई है, अधिकता हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए, तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, बाकी क्या अब हिंदी के आएंगे। ठीक है, न ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होता है, दंत्योष्ठय से, तालव्य से, मूर्धन्य से, या फिर दंत व्यंजन से। तो देखो, आप देखिए कि मूर्धन्य कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा मूर्धन्य। मूर्धन्य में ट वर्ण जो है, ट वर्ग जो है, ट ठ ड ढ न, वो पूरा आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। और इसे स्पेसिफिक बात करूँ तो नासिका से होता है, जैसा कि नासिका ऑप्शन में नहीं है आपके पास, क्योंकि ये जो न और ये सारी चीज़ें जो होती है नासिका, नाक से जो है प्रोनाउंसिएशन इनका होता है। ठीक है, बट ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग लगा के आ जाएंगे इसका मूर्धन्य। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको जब वो 30 नंबर वाले सेट प्रोवाइड किए थे उसमें भी काफ़ी सारे दिए, और सेम एज इट इज़ मैंने सेट में जो क्वेश्चन दिए थे सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। तो आप बस वो 30 नंबर वाले जो आपको 10 सेट दिए गए उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर कुछ इंग्लिश के समानार्थी और ये जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका पूरा एक सेट हम लोग रेडी कर रहे हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप तैयारी कर लेना इंग्लिश की। निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, है ना। मतलब उसका एक उपाय नहीं, जिसका एक ही सॉल्यूशन हो, उसको क्या बोला जाएगा, अन्योन्योपाय यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, वकील निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है, तो वकील जो एक विदेशी शब्द है, और विदेशी में से अरबी भाषा का ये शब्द है। ठीक है, देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव सब पढ़ लिया है आपने। निम्नलिखित में से पुल्लिंग का चयन करिए, तो सौभाग्य अपने आप में एक पुल्लिंग शब्द है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जितेंद्रिय में कौन सा समास है जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया है, आपका नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, उन सभी को यहाँ लेकर आओ, मेरा घर आगरा में। अब अन्य पुरुष, इसमें आप किसी अन्य व्यक्ति की बात नहीं, आप अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हो, आपकी मेरी बात ना होते हुए किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही हो, है ना। तो ये आपकी बात हो रही है, ये तुम्हारी बात हो रही है, ये मेरी बात हो रही है, लेकिन उन सभी, कौन से जो तीसरे लोग होंगे उनको आपको लेकर आना है। तो ये उन सभी जो है यहाँ पर अन्य पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जैसे कि आप देखना चाहें, अन्य पुरुष किसको बोला जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है उसको अन्य पुरुष बोला जाता है। जस्ट लाइक वह, यह, वे, ये सारे। वह कल पटना गया था, मतलब कोई एक तीसरा व्यक्ति होगा जो पटना गया होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हमारे अन्य पुरुष के अंदर आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन करिएगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, ये कौन सा वाक्य है, ये विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, मिश्रित वाक्य में 2 सेंटेंस जुड़े हुए रहते हैं, संकेत में आपको कोई संकेत मिल रहा होता है, ज्ञानवाचक जिसमें ज्ञान की बात हो रही हो, ये जस्ट हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, ये क्या है। और ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, विधिवाचक वाक्य यहाँ पर कहलाता है। जस्ट लाइक हमको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये विधिवाचक वाक्य है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, ग, झ, ग या फिर ख। तो अल्प प्राण व्यंजन बेसिकली होते क्या है, यह वह व्यंजन होते हैं जिनमें बहुत कम वायु प्रवाह से इनको बोला जाता है, जिसमें बोलने में इतना वायु प्रवाह नहीं होता है। जैसे क, आप बोलकर देखिए, क, ग, ज और प। देखिए, नॉर्मली आप इनको बोल सकते हैं। तो इसमें से क्या लग रहा है, ग यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। छतरपुर जिला उत्तर में किस राज्य से घिरा हुआ है, तो छतरपुर जिला उत्तर में पूरा उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 73 में, 1973 में स्टार्ट हुआ था।
किस भारतीय स्टार्टअप ने अर्थशॉट पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है खेती ने। ठीक है, जो पीले कलर में ये सारे आपके आंसर है, खेती ने जीता है। बेसिकली ये कृषि से रिलेटेड ही एक मतलब बोल सकते हैं कि स्टार्टअप है, इसको यहाँ पर अवार्ड दिया है इंडिया से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक नियम यह बताता है कि एक आदर्श सुचालक में विभवांतर इसके माध्यम से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V इज इक्वल टू IR, और V इज इक्वल टू IR की बात किस में करी गई है? ओम के नियम में करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए को प्रतिस्थापित करने और समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सी टर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है? मतलब जहाँ जहाँ पर भी ए है वहाँ पर आपको ये सारे सिम्बॉल्स का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसका। वैसे आप करके देख लीजिएगा एक बार से, अपने से प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना। 187 बॉड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 187 डिवाइड बाई 136 इंटू 32 इज इक्वल टू 61, और सही हो रहा है ना, 61 फिर आ जाएगा -70। ठीक है, ये सही किया है। 187 डिवाइड बाई 136 इंटू, हमने डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी को ही ट्राई कर लिया, आप चाहें तो ऐसे सारे ऑप्शंस ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने डिवाइड किया, फिर इंटू किया, फिर इक्वल लगाया, और लास्ट वाले ए पे हमने माइनस लगा दिया। जहाँ जहाँ पर भी ए लिखा हुआ है उसको आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 61 में से 17 गए तो कितने बचते हैं? 11 में से 7 गए 44। ठीक है, और इसको आप कट कर लीजिए, 8 से कट हो जाएगा क्या ये? ठीक है, 8 चौक कितना होता है? 32 होता है, और 8 से ही 17 बार कट हो जाएगा, 17 से ये 11 बार हो जाएगा, तो 11 चौक 44 इज इक्वल टू 44 हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको आपको सरल करना है। 40 माइनस 60, और बॉड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होता है। तो 11 66 डिवाइड बाई 11 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 40, और 10 में से 6 गए तो 4, 54 है ना। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो आंसर आ रहा है 4, 5 में से 4 गए तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो ये वैसे क्वेश्चन रॉन्ग होना चाहिए, बट अभी तक इस पर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन अपना गलत है इस पेपर के अंदर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसको आपको सरल करना है। 166 प्लस 30 डिवाइड बाई 6, अगेन आप बॉड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं। ठीक है, और ऑफ भी नहीं है, मतलब डिवाइड दिख रहा है, प्लस माइनस और इनटू में से डिवाइड हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 166 प्लस 6 5 30 होता है, -7 इंटू 2 है ना। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, बॉड मास है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने डिवाइड को सॉल्व कर लिया, डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो 7 दूना कितने होते हैं? 14 होते हैं, और ये तो प्लस है ही सही, प्लस माइनस इक्वली हम लोग कर लेंगे। 6 में से 6 और 5 कितने हो गए? 11, 171 हो गए। 171 में से 14 गए तो कितने बचेंगे? 57। 157 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 157 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने। चलिए, अब 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, फटाफट से 1 to 1 डिस्कस कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन आपके CDP के, तो मेक श्योर कि आप 10 क्वेश्चन की तैयारी करके ही जाएं, क्योंकि कुछ रिव्यूज़ में ये भी आया था कि क्वेश्चन कम है, बट हाँ, अभी तक जो पेपर आए हैं उसमें सभी में 10-10 है। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार चॉइस टू बी कंसीडर्ड के सिद्धांत को शामिल करके किसने हेरफेर किया है? ठीक है, तो इस पर ऑब्जेक्शन उठाया जा चुका है ना, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने कोहेलबर्गर की थ्योरी में कहीं भी चॉइस टू बी कंसीडर्ड का नाम नहीं सुना है, क्योंकि चॉइस टू बी कंसीडर्ड थ्योरी है ग्लास की थ्योरी। ठीक है, ग्लास एक मनोवैज्ञानिक है, उनकी थ्योरी है, तो ये ऑब्जेक्शन उठाया जा चुका है। देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आंसर होना चाहिए था ग्लास थ्योरी वो इसमें है नहीं, है ना। तो यहाँ पर कोहेलबर्ग आंसर इन्होंने करेक्ट माना है। अब देखो ये किस तरीके से करेक्ट है, सही आंसर के आने पर हमको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस गतिविधि कक्षा में छात्रों को करने के लिए कहना चाहिए? बच्चे कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं? देखो, विद्यार्थियों को खेलने के लिए, समूह में काम करना, छात्रों को पढ़ाया जा रहा है विषय, और जांचे कि छात्र एक दूसरे से क्या सहयोग कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चे जो है एक दूसरे के सहयोग से समूह में काम करके चीज़ों को सीखें, है ना। तो विद्यार्थियों को समूह में काम करने और एक मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, सामाजिकरण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, DATB मौखिक, अमूर्त, मूर्त, तार्किक तर्क के साथ साथ संज्ञानात्मक, संख्यात्मक, स्थानिक और भाषा क्षमताओं में एक बच्चे की गति और सटीकता के स्तर को मापने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसके अंदर गलत है, बिकॉज DATB कोई टेस्ट नहीं होता है।
और अगर आप स्किल आंसर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है ना, और अगर आप कौशल आंसर कर रहे हैं दैट मीन्स आप स्किल की बात कर रहे हैं, तो स्किल के लिए डेस्ट टेस्ट होता है, DEST टेस्ट होता है, जो बेसिकली आपकी स्किल्स को यहाँ पर मेज़र करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी गलत है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन बनता है, DATB टेस्ट नहीं होता है। और अगर आप स्पेसिफिक स्किल की बात करें तो स्किल के लिए डेस्ट टेस्ट होता है, न कि DATB होता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प अधिगम के उस चरण को संदर्भित करता है जहां शिक्षार्थी विशेषज्ञ है। शिक्षार्थी खुद अपने आप में सारी एक्टिविटीज़ करेगा, तो ऑटोनोमस लेवल में बच्चा जो है खुद स्वतंत्र होता है, अपनी इच्छा से वो किसी भी कार्य को कर सकता है। तो जहाँ पर शिक्षार्थी विशेषज्ञ होगा वो ऑटोनोमस स्टेज होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा सिद्धांत अधिगम के परिणामों पर आधारित है। तो अधिगम के रिजल्ट की बात कौन करते हैं यहाँ पर, हमने देखा है व्यवहारवाद के अंदर होती है। बिहेवियरिज्म में रिजल्ट के ऊपर चीज़ें डिपेंड होती है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक प्रैक्टिस करती रहना है, तब तक रेनफोर्स देता रहना है, और तब तक कंडीशनिंग करवाती रहनी होती है। राइट। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रत्याशा सिद्धांत दिया है, दैट मीन्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है, और ये थ्योरी होती है आपकी विक्टर ब्रूम की थ्योरी जो हमने पढ़ी है। राइट। तो प्रेरणा के लिए प्रत्याशा सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि रिजल्ट की यहाँ पर बात करता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है ना, तो माता पिता को प्राथमिक शिक्षक माना जाएगा, क्योंकि बच्चे उन्हीं के थ्रू सीखते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारिता की बात करता है। सहयोगात्मक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक मूल्य और कौशल का विकास करना है। ज्ञान व्याख्यान और कार्य के द्वारा किया जाता है, तो ये नेगेटिव है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सही है। ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से एक अच्छी पाठ योजना में किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाएगा। तो रॉट लर्निंग इसका हिस्सा नहीं होता है, रटन विद्या हिस्सा नहीं होता है, तो ये आपका आंसर है। नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और कोहेलबर्ग के नैतिक तर्क के चरण की पहचान करिए। बच्चे मानते हैं कि केवल ऐसा ही एकमात्र दृष्टिकोण नहीं होता है जो अधिकांश आधिकारिक मतों से बताया जाता है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो ये हमारा स्टेज 2 लेवल 1 की बात कर रहा है, व्यक्तिवाद और विनिमय, है ना, यानी इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज की बात कर रहा है। इस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया है, लेकिन वो इनवैलिड होगा, क्योंकि ये वाला आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये बोला गया है ना कि बच्चे मानते हैं कि केवल एकमात्र सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता, मतलब सबका अपना सोचने का तरीका अलग हो सकता है। जस्ट लाइक इसको एक्सप्लेन भी किया गया है हैंस की थ्योरी के अंदर, इंडिविजुअलिस्ट लाइन को, कि हैंस ने जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो एक बच्चे ने क्या आंसर दिया, वो आंसर दूसरे बच्चे से डिफरेंट था। एक ने बोला कि हाँ उसकी वाइफ को बचाना चाहिए, दूसरे ने बोला कोई बात नहीं, वो दूसरी शादी कर लेगा। ऐसे कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए बच्चों की साइड से, तो सबका सोचने समझने का तरीका यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसको बोला जाता है व्यक्तिवाद और विनिमय। ठीक है। स्टोडर्ड के अनुसार बुद्धि के 7 मूलभूत तत्व हैं, जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो उसमें सिंप्लिसिटी की बात नहीं होती है। बाकी डिफ़िकल्टी है, एब्स्ट्रैक्शन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन सिंपल की बात नहीं है, तो ये आपका आंसर्स बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से अवधारणा के मूल में क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, मतलब परसेप्शन जो है किससे बनता है, थकान से, फैटिक से, ध्यान अटेंशन से, संवेदना से, या फिर प्रेरणा से। तो अवधारणा का मूल जो है, परसेप्शन का जो बेसिक है वो क्या है आपके, बोल सकते हैं संवेदना है, आपके इमोशन से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो हमने एक पेपर के यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ओके। तो आई थिंक सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। एक पेपर हमने अपलोड कर दिया है ऐप के ऊपर, जो कि अभी आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ एम्पीटेड वर्ग एक सेम पैटर्न पर बेस्ड है। एक पेपर की प्रैक्टिस यहाँ पर हो चुकी है, ऐसे ही करके हम लोग और पेपर की प्रैक्टिस यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और टेस्ट सीरीज़ जो आपको ऑन टाइम लगानी है, लाइव टेस्ट सीरीज़ लगानी है, तो वो ऐप पर अवेलेबल है। 10 टेस्ट उसके अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके अंदर एम्पीटेड वर्ग एक के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि PDF में वहाँ शेयर कर दूँ 8770803840 पर, और साथ ही ऐप पर भी PDF अवेलेबल ऑलरेडी है, वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।